जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासोनॉमिक्स के ऊपर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा एक और टॉपिक, इसका नाम है चीन। हमने अभी तक इस चैप्टर के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, यूरोपीय संघ और आसियान। चैप्टर का नाम है हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर का नाम बदल गया है, सत्ता के समकालीन केंद्र। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चीन। चीन के कंप्लीट होते ही हमारा इस बुक का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रहेंगे कुछ हमारे एडिट टॉपिक्स, उसको हम 1 या 2 दिन में जल्दी से कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं चाइना को। हम चाइना को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने अभी जो देखा, जो यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही ग्रुप थे जो कि अमेरिका का विकल्प बने हुए थे, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो अकेला ही अमेरिका का एक विकल्प बनता जा रहा है और पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व दिखा रहा है ना। चाइना ने 1978 में आर्थिक सुधार किए थे, उसके बाद में उसकी सफलता एक महाशक्ति बनाने में उसको लेकर आगे बढ़ रही है। वो इतना तेजी से विकास कर रहा है कि वो जल्द ही महाशक्ति बन चुका होगा कुछ ही समय में। हमने एक चीज और देखी है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था और कुछ ही समय बाद 1949 में चाइना आजाद हुआ। हम दोनों के आजाद होने के समय में मात्र 2 साल का अंतर है, लेकिन चाइना विकास के मामले में हमसे कई दशक आगे निकल चुका है। तो ऐसा उसने कैसे किया, अब इस चैप्टर में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। जब से चाइना ने आर्थिक सुधार किया, दुनिया ने उसकी आर्थिक वृद्धि को एक महाशक्ति बनते देखा है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सन 2024 तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति चाइना ही होगा और वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। क्यों? इसके पास जो विशाल आबादी है, जो बड़ा जो है ना, एक बड़ी विशाल आबादी के साथ साथ इसके पास जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? इसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, इसके पास भूभाग बहुत बड़ा है, इसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, राजनीतिक प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा है और इसकी आर्थिक वृद्धि भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। कुछ समय 1 या 2 साल से कोरोना के समय के कारण थोड़ी सी इसकी में डाउनफॉल आया है, लेकिन अभी भी चाइना बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। चीन के आर्थिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कैसे की इसने, बाद में सुधार क्यों करने पड़े, अब इसको समझते हैं। चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, जैसे मैंने बात करी। उस समय जब चाइना आज़ाद हुआ, इसने सोवियत संघ के जो विकास का मॉडल था, साम्यवादी मॉडल, उसको अपनाया। ठीक है, माओ देजुंग जो उस समय चाइना के नेता हुआ करते थे, उन्होंने साम्यवादी क्रांति के थ्रू चाइना को आज़ाद करवाया और वहाँ से जो सारी विदेशी ताकतें थी उनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। चाइना ने जैसे ही आज़ाद हुआ अपने सारे रिश्ते पूंजीवादी देशों से तोड़ लिए। उसने पूंजीवादी देशों से सारे संबंधों को खत्म कर दिया। पूंजीवादी देश, पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं उनको पूंजीवादी देशों के नाम से जानते हैं। आप इतना तो समझ चुके होंगे अभी तक। इनने अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा इस पर कोई चारा बचा नहीं। क्यों? इसने सारे दोस्त रिश्ते नाते तोड़ दिए अमेरिका वगैरह से, जिनसे इसे संसाधन मिल सकते थे। दूसरा रीजन क्या था? इसके पास बहुत ज़्यादा कम पैसा था, इसके पास विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा कमी भी थी। ठीक है, इसने क्या करा, इसने अपने मॉडल में अपनी तकनीक को ऐसा बनाया कि पहले ये लोग खेती करेंगे, खेती से ज़्यादा पूंजी निकाल करके, पूंजी मतलब इनडायरेक्टली हम कहते हैं बहुत सारा पैसा निकाल करके ये बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करेंगे, लेकिन उद्योग होंगे सरकार के कंट्रोल में, साम्यवादी तरीके से। सरकार के कंट्रोल में सारे उद्योग चलेंगे और उसको चलाने के लिए जो पैसा है वो खेती से निकाला जाएगा। क्यों? इनके पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो ये बाहर से सामान मंगा भी नहीं सकते थे, आयात नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, जो सामान इनको आयात करना पड़ता था उसको छोटे स्तर पे अपने ही यहाँ बनाना शुरू कर दिया। चीन की शुरुआती विकास की नीति औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करने के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल किया। क्या करा इसने, अपने जितने संसाधन थे इसने सारे लगा दिए ताकि अपना औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ी कर सके, है ना। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन सके यहाँ उद्योगों का क्या हो, प्रसार ज़्यादा हो, उद्योगों का ज़्यादा इस्तेमाल हो व्यवसाय देने में। नागरिकों को रोजगार इनने बहुत दिए, कल्याण योजनाओं के लाभ के दायरे में लाया। क्यों? उस समय चीन बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देशों में से एक था, लोगों का कल्याण करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लोगों को इन्होंने रोजगार दिलाया और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के आगे लाया। लोगों को पढ़ाने लिखाने में, शिक्षित कराने में और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, स्वास्थ्य सुविधा देने में चाइना ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया कि बड़े बड़े देशों से आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था की जो विकास की वृद्धि थी उसका भी इसको बहुत फायदा दिखा। 5 से 6% यानी कि 5 से 6% की दर से जो अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रही थी। लेकिन इस जो स्मूथली सब कुछ चल रहा था उसके अंदर कुछ अड़चन आई। सबसे बड़ी अड़चन आई चाइना की जनसंख्या। जैसे जैसे वो विकास कर रहा था उसी के साथ साथ 2 से 3% की दर से उसकी जनसंख्या भी वृद्धि कर रही थी और 2 से 3% जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है। और ये सारी चीजें इसके आर्थिक विकास पे सारा पानी फेर दे रही थी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी बहुत सारे लोग लाभों से वंचित रह जा रहे थे।
खेती की पैदावार कम पड़ जा रही थी, जो कि उद्योगों के लिए काम नहीं कर पा रही थी, अधिशेष दे ही नहीं पा रही थी वो इतना ज्यादा। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद तेजी से बढ़ ही नहीं पा रहा था। क्यों? पूंजी नहीं मिल रही खेती से, विदेशी व्यापार तो था ही नहीं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम थी, और इनके पास विदेशी मुद्रा की भी क्या थी, बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि ये लोग व्यापार नहीं कर रहे थे। फिर क्या करा, चीन ने आर्थिक सुधार करने का फैसला किया। 1972 में अमेरिका से इनने अपने संबंध बनाने शुरू किए, और जो इनने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, एकांतवास यानी कि अकेला बना के रख रखा था अपने आप को, उसको खत्म करा। राजनीतिक एकांतवास और आर्थिक एकांतवास दोनों को इनने खत्म करा जब उसने अमेरिका से अपने संबंध बनाए 72 में। एक साल बाद 1973 में प्रधानमंत्री वहां के चाओ एन लाई थे। उन्होंने 4 क्षेत्रों में क्या करा, आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। आधुनिकीकरण मतलब किसी चीज को डेवलप, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलप करना, उसे कहते हैं आधुनिकीकरण, आधुनिक विकास करना। तो इन्होंने कृषि को, उद्योग को, सेना को और विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की सोची, क्योंकि ये किसी भी अर्थव्यवस्था के बोलते स्तंभ होते हैं, इनके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। तो इनको उन्होंने डेवलप करने की सोची, आधुनिक बनाने की सोची। 1978 में यहां पे आया चाइना का पूरी कहानी बदल देने वाला बदलाव। 1978 में उस समय तत्कालीन नेता जिनका नाम था देंग शॉम्पेन, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। ये लाइन में इसलिए हाईलाइट की कि ये सबसे ज्यादा मेन चीज थी उन्होंने करी, जिसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था पूरी बदल गई। उन्होंने अपने देश में आर्थिक सुधार करने शुरू किए और खुले द्वार की नीति को अपना लिया। चीन ने अपने आप को चेंज तो करा, लेकिन इन्होंने जैसे रशिया ने शॉक थेरेपी अपना ली थी, वो तरीका नहीं अपनाया। चीन ने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से सब कुछ निजी नहीं किया था। चाइना ने 1982 में पहले खेती का निजीकरण किया, और उसके 16 साल बाद उद्योगों का निजीकरण किया। ठीक है, और इसने फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र को भी निर्माण किया, जिससे कुछ क्षेत्रों को, उद्योगों को इनने विदेशों के लिए छोड़ दिया ताकि विदेश के लोग आए और उनमें निवेश कर सकें। पहले चाइना विदेशी निवेशकों को बिल्कुल अलाउ नहीं करता था। वहां के कानून इतने सख्त थे कि कोई भी विदेशी कंपनी निवेश करती तो उसको प्रॉफिट नहीं होता था। लेकिन चाइना ने कुछ व्यापारिक क्षेत्र, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए जहां पे विदेशी कंपनी आकर के अपना निवेश कर सकती थी। आर्थिक सुधार के परिणाम, देखो जो इनने आर्थिक सुधार किए उससे क्या परिणाम मिले। परिणाम इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए कि मैंने जो बताया कि अभी तक जो चाइना विकास कर रहा है उसका गेम चेंजिंग पॉइंट वहीं से था। चीन की अर्थव्यवस्था अपनी जड़ता से उखड़ गई, मतलब जड़ता से मतलब जो अंदर दबी हुई थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उससे उखड़ के बाहर आ गई, है ना। एक बोलते हैं ना, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आपको समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से चाइना दबा हुआ था बोझ तले, वो ने बोझ अपने ऊपर से हटा दिया। कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खेती का निजीकरण कर दिया। खेती का निजीकरण करने के साथ साथ जो कृषि के उत्पाद है और ग्रामीण आय है वो तेजी से बढ़ने लग गई, और इसी वजह से जब लोगों के पास बचत होने लग गई तो लोगों ने क्या करा, उद्योगों को लगाना शुरू कर दिया, है ना। तो लोगों के पास पैसा बचा, उन्होंने क्या करना शुरू करा, निवेश करना शुरू करा। उन्होंने बड़ी तादाद में क्या लगाए, उद्योग लगाने शुरू कर दिए। उद्योगों और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तेजी से होने लग गई, क्योंकि दोनों हो चुके थे प्राइवेट जैसे हुए, उनके अंदर तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो गई। नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्र, जैसे हमने 2 मिनट पहले समझा, ने बहुत ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया। विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा तेजी से होने लग गया, क्योंकि चाइना की जो जनसंख्या थी वो भी बहुत ज्यादा थी, तो कंपनियां बहुत जल्दी से इस देश में आकर के निवेश करने लग गई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक आकर्षक देश बनकर उभरा। FDI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए चाइना एक ऐसा देश बन के निकला जो कि बहुत ज्यादा टॉप पे आ गया। क्यों? एकदम से चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोली थी। पहले वहां पे कोई भी विदेशी कंपनी नहीं हुआ करती थी, वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। जैसे ही उसने अपनी इकोनॉमी को खोला, सारी कंपनियां एकदम से चाइना में गई, क्योंकि वहां पे उपभोक्ताओं की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि चाइना की जो आबादी थी उस समय तेजी से बढ़ी हुई थी। विदेशी मुद्रा इसके पास जैसे अब जैसे व्यापार करने लोग आए, विदेश से कंपनी आई, वो विदेशी मुद्रा के भंडार लेकर के आई, और चाइना के पास में बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार इकट्ठा हो गया। अब उसके दम पे चाइना दूसरे देशों में निवेश करने लग गया। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का भी फैसला किया, और विश्व व्यापार संगठन में वो शामिल हो गया। मतलब एक हमारी संस्था है, अब आप
जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि WTO एक ऐसी संस्था है जो व्यापार के लिए बनाई गई है। अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे हम आगे, ये समझ लीजिए व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और 2001 में चाइना जब इसमें शामिल हुआ तो इसने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे बाकी देश इस देश में आकर के निवेश कर सकें। आर्थिक सुधारों में कमियां क्या रही? देखो, इन्होंने जो आर्थिक सुधार किए उनका कोई डिबेट नहीं कर सकते भाई रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे रही है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप किया, लेकिन कुछ कुछ उसमें कमियां भी रह गई, क्योंकि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते ही हैं। तो वो कमियां क्या थी कि जो आर्थिक विकास हुआ उसको लाभ तो हुआ, लेकिन सभी को नहीं हुआ। कुछ लोगों जो थे वो लाभ से वंचित रह गए। बहुत सारे लोग आज भी बेरोजगारी की तलाश में है ना, बेरोजगारी में जी रहे हैं। 10 करोड़ लोग वहाँ पे अंदाजा है कि बेरोजगार हैं। वहाँ पे महिलाओं को काम करने को लेकर के अभी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, इतने ज़्यादा खराब है कि जैसे 200 साल 300 साल पहले हुआ करते थे वैसे वहाँ पे अब समय थे कुछ 10-11 साल पहले। इसके अलावा पर्यावरण, अब जैसे उन्होंने उद्योगों का विकास किया तो पर्यावरण नुकसान तेजी से हुआ। और जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वहाँ भ्रष्टाचार तेजी से फैलने लग गया। ठीक है, शहर और गांव या फिर नगरीय और जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं और तटीय और भूमध्य लोगों के बीच में, जो इन जगहों पर रहते थे गांवों में और शहरों में या फिर तटीय या फिर मध्य भूमि में, इस जगह पर रहने वाले लोगों के बीच में अमीरी और गरीबी का फासला बहुत तेजी से बढ़ गया। इनके बीच में अमीरी और गरीबी एक बहुत बड़ी खाई की तरह सामने आ गए, जिससे लोग अपने आप को अलग महसूस करने लगे बाकियों से। ठीक है, अच्छा इतना सब हुआ तो निष्कर्ष क्या निकला? देखो, नो डाउट चाइना ने बहुत अच्छा विकास किया। शुरुआती समय में वो बहुत धीमा रहा, लेकिन बीच में आर्थिक सुधार करने के बाद में उसने बहुत तेजी से क्या करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी निकले, जैसे लोग बेरोजगार रह गए, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाया और अमीर गरीबों के बीच में क्या हो गया, फासला आ गया। निष्कर्ष क्या है? वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे। लोहा मानने लगे मतलब उसको एक रिस्पेक्ट मिलने लग गई। व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बना। देखो, जो व्यावसायिक साझेदारी, जो व्यापार को लेकर साझेदारी होती है, उस पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। जापान, अमेरिका, आसियान, रूस ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो चाइना के बेशक दुश्मन है। चाइना के दुश्मन अमेरिका, जापान ऐसे देश बहुत हैं, लेकिन ये जब व्यापार की बात आती है तो चाइना के आगे अपने मतभेद को छुपा लेते हैं या फिर भूल जाते हैं। जैसे भारत का भी यही हाल है। भारत के लिए चाइना एक बहुत बड़ा एनिमी है, हमारे लिए एक ऐसा देश है जो हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है हमेशा, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार आज भी चाइना से है। चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे, ऐसे लोगों को आशंका है। चीन जल्दी ही ताइवान को अपने साथ मिला करके उसको अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ लेगा। विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के नाम पे उभर रहा है। अगर विकासशील देशों में देखा जाए तो चाइना इस समय सबसे बड़ी महाशक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था चीन का। आगे वाली आने वाली वीडियो में हम समझेंगे चीन और भारत के संबंध क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइना का, और चाइना के और भारत के संबंध को लेकर के। इसलिए मैं चाइना और भारत के संबंध को एक अलग सेपरेट वीडियो में डालूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।